वर्चुअल क्लास में पधारे सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में विराजमान प्राध्यापकों का सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपके सामने स्लाइड्स में दिख रहा है कि आज का मेरा टॉपिक है युगपत समीकरण। मैं इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, मेरा नाम दिनेश कुमार सिंघल, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन से मैं यहाँ पर इस पर चर्चा करने आया हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन बीकॉम सेकंड सेम का सबसे प्रमुख पेपर व्यवसायिक गणित, उसकी द्वितीय इकाई का प्रमुख चैप्टर है। युगपत समीकरण का जो चैप्टर है वो केवल कॉमर्स के छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए और साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, चाहे वह आयु वाले हों, चाहे दूरी वाले हों, चाहे अन्य किसी प्रकार के इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अपन इसमें कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अपन अच्छे तरीके से बेसिक सिद्धांत अपन समझे। सबसे पहले अपन बात करेंगे समीकरण की, इक्वेशंस की। युगपत समीकरण अपना टॉपिक का हेडिंग है और उसमें सबसे पहले अपन समीकरण को अच्छे तरीके से समझे कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है। जैसा कि इक्वेशन शब्द है इक्वलिटी से बना है, समीकरण एक बीजीय कथन है जो दो व्यंजकों की समानता को बतलाता है, दोनों में से एक बीजीय होना आवश्यक है। एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है। दो व्यंजक में समानता, मतलब दो व्यंजक का मतलब क्या हुआ, x बराबरी पर 6, तो x एक व्यंजक हुआ और 6 दूसरा व्यंजक हुआ, उनमें इक्वलिटी समानता बताता है। समानता मतलब x बराबरी पर 6, तो बीच में शब्द यूज हुआ इक्वल का, बराबरी के चिन्ह का उपयोग हुआ जो दोनों के बीच में समानता बताता है। अब मैंने क्या कहा, x बराबरी पर 6, x जो अपने शब्द यूज किया है वो किसका है, बीजीय शब्द है, 6 अंकगणित का शब्द है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीजों का अपन उपयोग करते हैं, एक बीजगणित का और एक अंकगणित का, और बीजीय कथन को अपन प्रूव करते हैं अंकगणित में, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण की विशेषताएं अपन देखें। जैसा कि आपके सामने स्लाइड्स पे है, समीकरण एक समानता का कथन है जिसमें एक पद अज्ञात होता है। अभी अपन बात करें केवल समीकरण की। समीकरण में एक पद अज्ञात होता है, x बराबरी पर 6, मतलब x अज्ञात पद है और उसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। जो भी आंसर आएगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। क्या लिखा, चर का कोई भी मान जो समीकरण के एक सत्य कथन को बनाता है उसे समीकरण का हल या उसका मूल्य कहा जाता है, उसका मूल्य या मूल्य कहा जाता है। मतलब x बराबरी पर 6, x की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, ये अपने आप में सत्य कथन है। इसको अपन x बराबर 6, तो x बराबर पर अपन दूसरा कोई उदाहरण लेंगे तो x बराबरी पर 7 आएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि दोनों मूल्य आपस में बराबर हैं तो बराबरी का चिन्ह का के द्वारा दर्शाया जाता है, बराबरी के चिन्ह का अपन उपयोग करते हैं और दोनों तरफ के सदस्य, दोनों तरफ के जो अंक होते हैं उनको सदस्य बोलते हैं। x को सदस्य कहा जाएगा, बराबरी पर लिखा 6, उसको दूसरा सदस्य कहा जाएगा, दो सदस्य हैं। अपना चौथा पॉइंट अपन देखें कि विभिन्न समस्या, अंकगणित की विभिन्न समस्या है, चाहे आयु निकालना कि पिता की आयु और पुत्र की आयु बराबरी पर 60 है, x प्लस वाई बराबरी पर 60, ये तो यहाँ 60 क्या है, 60 जो टोटल एज है पिता और पुत्र की आयु का, ये अंकगणित है, और x और y बीजगणित है। तो अंकगणित की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, उनको इसके माध्यम से सरलता से अपन हल कर सकते हैं। समीकरण जब भी अपन देखेंगे तो इसमें दो पक्ष होते हैं, बराबरी के साइड में एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बिना इसके कभी समीकरण नहीं होता, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि उदाहरण आपके सामने है, 6x माइनस 10 बराबरी पर 4x प्लस 15 हो, यदि यह समीकरण हो तो 6x माइनस 10 क्या होगा, बायां पक्ष, और 4x प्लस 15 ये आपका
दायां पक्ष होगा। तो यहां पर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष जरूरी है। तो इस यदि ऐसा दिया हो तभी समीकरण अपन इसको कहेंगे। 6x माइनस 10 बराबरी पर 4x प्लस 15, इसका वास्तव में अर्थ क्या है? इसमें x एक अज्ञात पद है। क्या लिखा है? अज्ञात। क्या लिखा? 6x, x के साथ लगा 6, इनके दोनों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। यदि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो किसी अज्ञात राशि के 6 गुने और 10 का अंतर उसके 4 गुने और 15 के योग के अंतर के बराबर है। इस अज्ञात राशि के मान को ज्ञात करेंगे तो अपन समीकरण का हल कहलाता है। तो क्या लिखा है? 6x माइनस 10। 6x का मतलब x का 6 गुना, x का 6 गुना माइनस 10, उसमें अपन 10 घटाएं, उस बराबर में लिखा 4 गुना, वह x के 4 गुने प्लस 15 के बराबर है। ये इस समीकरण से ये एक रेखीय समीकरण है। तो इस प्रकार से लिखा, दोनों तरफ x है, ठीक है। अब इस प्रकार से एक है बायां पक्ष और दूसरा है दायां पक्ष, और दोनों का क्या मतलब है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको मैंने जानकारी दी। दूसरी विशेषता देखें, जो मुख्य बिंदु है उसमें किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने पर दोनों पक्ष समान रहते हैं। मान लिया दिया हुआ है x माइनस 5 बराबरी पर 7। अब इसको देखें आप, तो वैल्यू कितनी आएगी? अपन पक्षांतर करेंगे, -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, x बराबर पे आंसर आएगा 12, ठीक है। अब x -5 में दोनों साइड बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में अपन +5 जोड़ रहे हैं, +5 जोड़ा गया, दोनों पक्ष में 5 जोड़ने पर क्या आता है? x -5 +5 बराबरी पर 7 + 5। दोनों तरफ अपने 5-5 जोड़े तो भी आंसर क्या आएगा? x बराबरी पर 12। ऊपर का जो अपने मूल समीकरण था क्या था? x -5 बराबरी पर 7, -5 को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में अपन ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? x बराबरी पर 7 + 5 बराबरी पर 12। और नीचे दोनों तरफ दायां पक्ष और बाएं पक्ष दोनों तरफ में अपन ने 5 जोड़ा तो भी क्या आया आंसर? x बराबरी पर 12। मतलब दोनों पक्ष में यदि अपन एक ही समान संख्या जोड़ी जाए तो वैल्यू सेम रहती है, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग जोड़े, एक तरफ जोड़े 7 और दूसरी तरफ जोड़े 8, तो आंसर अलग आएगा। आपको दोनों साइड में एक ही समान अंक जोड़ना है। ये क्या है? एक रेखीय समीकरण में इस प्रकार से अपन ये एक रेखीय समीकरण की प्रमुख विशेषता होती है कि दोनों तरफ समान अंक जोड़ा जाए। तीसरा देखिए बिंदु कि समीकरण के दोनों पक्ष में से एक ही संख्या घटाने पर दोनों पक्ष समान रहते हैं, वैल्यू समान रहती है। समीकरण का यदि x बराबरी पर a, x किसके बराबर है? a के बराबर है। अब दोनों तरफ हमने क्या जोड़ा? -5, मतलब -5 घटाया, x में से -5 घटाया, a में से भी -5 घटाया, वैल्यू यहां पर x बराबरी पर a ही रहेगी। कैसे रहेगी a? अपन x -4 को दूसरी साइड में ले गए तो क्या होगा? +4 हो गया, उधर का x +4 हो गया, a -4 +4, -4 से +4 कट गया, वैल्यू अपने पास वही बची मूल समीकरण के बराबर, x बराबरी पर a। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में एक ही प्रकार की संख्या जोड़ने पर, दोनों में एक ही प्रकार की संख्या घटाने पर आपके मूल्य समान रहते, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। चौथा बिंदु देखिए, दोनों पक्ष में एक ही जैसी संख्या का गुणा करने पर दोनों पक्ष समान रहते हैं। समीकरण के दोनों पक्ष में एक जैसी संख्या का मल्टीप्लाई करें, सेम जो अंक है उसका मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा है? x बराबरी पर 7। यह मूल आपका समीकरण है, एक रेखीय समीकरण x बराबरी पर 7। दोनों तरफ अपन ने किसका गुणा किया? 5 का। बाएं पक्ष में भी 5 का गुणा किया और दाएं पक्ष में भी 5 का गुणा किया। समीकरण क्या आया? 5x बराबरी पर 35। तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि क्या होगा? 5x बराबर 35 है, x की वैल्यू अपने ज्ञात करना, क्या होगा? x बराबरी पर 35 डिवाइड बाय 5।
आंसर वही आएगा जो मूल समीकरण पता, x बराबरी पर 7। पांचवा पॉइंट अपन देखें, समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या का भाग देने पर दोनों पक्ष समान रहते हैं। मूल समीकरण है अपना 5x बराबरी पर 40। ठीक है, यदि अपन इसको हल सॉल्व करेंगे एक रेखीय समीकरण को, क्या आएगा, x बराबरी पर 40/5, आंसर आएगा x बराबरी पर 8, मतलब x की वैल्यू कितनी, 8। अपन अपने मुख्य बिंदु को प्रूव करें कैसे, x 5x में अपने 5 का भाग दिया, बराबरी पर 40 में भी 5 का भाग दिया। 5 भाग देने पर एक पक्ष में बाएं पक्ष में भाग है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा गुणा, दाएं पक्ष में जिस चीज का भाग है वो बाएं पक्ष में हो जाएगा गुणा, चेंज हो जाता है। ठीक, तो अपना क्या होगा, 5 जो इधर डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दाएं पक्ष में जो डिवाइड था वो बाएं पक्ष में मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा। अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, x बराबरी पर 8। पांचवें पॉइंट देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों की समान घात ले। समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या में घात दोनों पक्ष समान रहते हैं। समान संख्या का अपन घात ले, पावर लिया जाए एक जैसा, एक्स स्क्वायर मान लीजिए अपना जो मूल समीकरण है वो x बराबरी पर 4 है, अपन लिया एक्स स्क्वायर और बराबरी पर 4 का भी स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर बराबरी पर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू बचेगी x बराबरी पर 4, मतलब 4 का भी अपन स्क्वायर करें, 4 चौक 16 और x का भी स्क्वायर करें, क्या होगा, x गुणित x, मतलब ठीक है, x गुणित x, वैल्यू अपनी क्या रहेगी, x बराबर पर 4। छठे पॉइंट को देखें, दोनों तरफ का वर्गमूल लें समान। समीकरण के दोनों पक्षों के समान मूल वर्गमूल ले या घनमूल ले, स्क्वायर रूट ले या क्यूब रूट ले, दोनों पक्षों में समान लीजिए। लेकिन यह ध्यान है कि दोनों पक्ष में समान लेना। आपने बाएं पक्ष में स्क्वायर रूट लिया तो दाएं पक्ष में भी स्क्वायर रूट लेना है। एक्स अंडर रूट बराबरी पर 4 का अंडर रूट, दोनों तब एक समान लेंगे तो वैल्यू अपनी समान रहेगी। दोनों पक्षों में समान व्युत्क्रम लिया जाए, रेसिप्रोकल को समीकरण का मान लीजिए 1/x और दूसरी तरफ आपके 4 अपने कोई भी संख्या ली, व्युत्क्रम का अर्थ होता है आपका एक में उस संख्या का भाग देना, दूसरी तरफ भी एक में उसी संख्या का भाग देना। दोनों तरफ अपन समान तरीके से अपन ऊपर वाली संख्या लेंगे, नीचे अपने क्या था, x बराबरी पर 4, अपन 1/x ले और दूसरी पर 4 भी अपन सेम व्युत्क्रम लेते हैं तो अपने आप में वैल्यू समान रहेगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। तो व्युत्क्रम ले, समान ले। ठीक, 8वें पॉइंट में देखिए, अपन मैथ्स में लॉग पढ़ते हैं, एंटी लॉग पढ़ते हैं। यदि अपन बाएं पक्ष का भी लॉग निकालें और दाएं पक्ष का भी लॉग निकालें, ऐसा नहीं केवल बाएं पक्ष का लॉग निकाल, लॉग x बराबरी पर 4 नहीं, लॉग x बराबरी पर log 4, ऐसा। तो log 4 बराबरी पर log 4, दोनों तरफ एक जैसा लेना। यदि एंटी लॉग ले रहे हैं तो बाएं पक्ष का भी एंटी लॉग निकाले, दाएं पक्ष का भी एंटी लॉग निकाले। ऐसा नहीं करे कि बाएं पक्ष को लॉग में रहने दे और दाएं पक्ष को पर एंटी लॉग निकाले, दोनों तरफ समान तरीके चलेगा तो कहीं भी कहीं तक आपकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, समीकरण में समानता, इक्वलिटी बनी रहेगी। यदि समीकरण में बराबर का समीकरण, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, समीकरण समानता के लिए चिन्ह क्या यूज करते हैं, बराबरी का, इक्वल चिन्ह का उपयोग किया था। ठीक है, यदि समीकरण में बायां पक्ष में कोई चीज है उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि इधर प्लस में है अपन उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस। मतलब बाएं पक्ष के कोई भी आपका चिन्ह है और दाएं पक्ष की तरफ उस आपका डिजिट को अपन ले जाएंगे, अंक को ले जाएंगे तो काय में कन्वर्ट होगा, प्लस में। दाएं पक्ष का कोई प्लस में है तो कन्वर्ट होगा माइनस में। इस क्रिया को अपन पक्षांतर बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अंक को ट्रांसफर करने पर, अज्ञात पद को ट्रांसफर करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए,
जो भिन्न होता है, भिन्न में ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ऊपर रहता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अंश यदि बाएं पक्ष में वो चीज अंश में है, दूसरी तरफ ले जाएं वो हर में बदल जाएगी। जैसा कि यहां लिखा है, यदि समीकरण की राशि को एक पक्ष के हर से दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो वह अंश में आती है, और अंश से दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो हर में आती है। उदाहरण के तौर पे अपन लिखा हुआ है x/4 बराबरी पर 15/6। x/4 मतलब यहां पर x क्या है, अंश है, हर क्या है, 4 है। 4 को अपन दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इधर डिवाइड है, इधर भाग है, तो दूसरी तरफ हो जाएगा गुणा। दूसरी तरफ उसको अपन चेंज कर दें तो इधर की संख्या, बाएं पक्ष की संख्या हर की कन्वर्ट काय में हो जाती है, अंश में। दाएं पक्ष की यदि अंश है तो काय में कन्वर्ट होगी हर में। ठीक है, मान लीजिए दाएं पक्ष में लिखा 15/5, तो अपन 15/5, तो अपन 15 को अपन यदि बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप उधर लिखा था अंश के रूप में, वह कन्वर्ट हो जाएगा हर में। यहाँ पर ये जब भी व्युत्क्रम समीकरण को अपन हल करते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि अपना साइड चेंज होने से अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में कन्वर्ट हो जाती है। समीकरण जो आते हैं उसमें 1/x लिखा है और दूसरी पर लिखा है 1/y। अब लिखा 1/x और दूसरी तरफ लिखा 1/y। वास्तव में समीकरण क्या है, x को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे वो अंश में हो जाएगा, और इधर लिखा है 1/y, y को अपन दूसरी साइड में ले जाएंगे वो अपना समीकरण क्या बना, x बराबरी पर y। तो इस प्रकार ध्यान रखिए कि हर को दूसरी तरफ ले जाने पर अंश हो जाता है, अंश को दूसरी तरफ ले जाने पर अपन हर में वो कन्वर्ट हो जाता है। यदि अपन लघुत्तम लें, एलसीएम लिया जाए, कभी कभी इस प्रकार की जरूरत पड़ती है कि एलसीएम लेके सवाल करना पड़ता है। जब भिन्न में आपका समीकरण दिया हो तो उसमें उसको हल करने के लिए अपन सामान्य तौर पर क्रॉस गुणन करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो सब यदि एलसीएम लेके अपन सवाल करना, क्या लिखा, x/2 प्लस 2y/4, तो अपन वहां पर एलसीएम लेंगे। 12वें पॉइंट को देखिए, किसी समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ने का अर्थ, जोड़ना है। समीकरण जब भी अपने सॉल्व करना पड़ते हैं, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे तुलनात्मक विधि हो। यदि अपने विलोपन विधि में दो समीकरण को आपस में जोड़ना है तो इसमें जोड़ने का जो पूरी इक्वेशन है उसमें सभी जगह प्लस प्लस होगा। जोड़ने का मतलब जितने भी मेंबर दिए हैं, जैसे लिखा है x + y बराबरी पर 4। अब दूसरा समीकरण जोड़ना तो दूसरे समीकरण के में भी दूसरा समीकरण जितने सदस्य हैं ऊपर वाले समीकरण में प्लस होंगे। प्लस का चिन्ह यदि यूज कर रहे हैं अपन तो प्लस का केवल एक, ऐसा नहीं कि प्लस का माइनस को आपने प्लस में कन्वर्ट किया, जोड़ना है तो पूरे सदस्यों में आपको 3 सदस्य x + y बराबरी पर 7, तो तीनों में अपने को वो चीज जोड़ना पड़ेगी। मतलब संगत दूसरे समीकरण के संगत सदस्यों में आपको जोड़ना होता है, केवल एक मेंबर में नहीं, सभी मेंबर के साथ इक्वलिटी आपको रखना है। जोड़ना है तो सब में जोड़ना है, घटाना है तो सब में से घटाना है। लिखा 13 पॉइंट में, किसी समीकरण को दूसरे समीकरण में घटाने का अर्थ, जैसा अभी जोड़ने के अर्थ में देखा उसी प्रकार से घटाने के अर्थ में देखें। मान लिया पहले समीकरण के पक्षों में से दूसरे समीकरण के संगत पक्षों को घटाना होता है। लिखा है x + y बराबरी पर 4, लिखा है x - y बराबरी पर 6। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। यदि बाय अपने को x को अपन चाहते हैं कि x को समाप्त कर दें, तो x काय में है, सेकंड दूसरे समीकरण में प्लस में, तो अपन प्लस में तो उसको भी माइनस करेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसके यदि माइनस में उसको प्लस करेंगे, अंक जो यदि प्लस में है तो उसको माइनस करेंगे। मतलब घटाना है तो आपको सबके अंदर चिन्ह, आपको यदि सब प्लस में है तो सबके माइनस माइनस माइनस, यदि प्लस में है तो प्लस को अपन कन्वर्ट करना चाहते तो माइनस माइनस, सभी संगत सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार अपन किया जाएगा। यदि किसी राशि का गुणा करना है, ये जब आपके अनइक्वल कोफिशिएंट वाले समीकरण होते हैं उसमें किसी राशि का गुणा करना पड़ता है इक्वल करने के लिए। तो गुणा करने का अर्थ है समीकरण के प्रत्येक सदस्य में गुणा करना। मान लिखा है x + y बराबरी पर 6। अब अपने को 3 का गुणा करना है, तो ऐसा नहीं कि केवल x में गुणा करेंगे,
तीनों में 3 का गुणा होगा, x 3x प्लस y तो 3y बराबर 6, तो 6 में गुणा किया 18। मतलब पूरे समीकरण में अपन 3 का गुणा करें, किसी एक मेंबर जिसकी जरूरत है उसमें गुणा करो, बाकी को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक पद में उस राशि का अपन गुणा करना होता है। आगे अपन इसको विलोपन विधि में अपन देखेंगे किस प्रकार से करना है। जो अपना मेन टॉपिक है वो है अपना युगपत समीकरण। अभी तक अपन ने बात की थी समीकरण की, सिंपल समीकरण कि समीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। यदि आपने से परीक्षा में पूछे युगपत समीकरण क्या, उसकी विशेषताएं समझाई, तो अभी तक जो अपने विशेषताएं जो पढ़ी उन्हीं को अपन लिखेंगे कि युगपत समीकरण की उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों अब तक जोड़ा जाए तो समान अंक जोड़ा जाए, घटाया जाए तो समान अंक घटाया जाए, यदि गुणा करें तो समान अंक का गुणा करें। इस प्रकार जो भी आपने विभिन्न पॉइंट्स पीछे अपन देखे, ऐसा कैसे उसको अपन युगपत समीकरण में लिख सकते हैं। युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन का अर्थ क्या है? ऐसे समीकरण में एक रेखीय समीकरण x बराबरी पर 6, युगपत समीकरण में x प्लस y बराबरी पर 6, दो ज्ञात संख्याएं होती है। अपने कोर्स में युगपत समीकरण लिखा मतलब सामान्य तौर पे अपन दो ज्ञात संख्याएं होती है और दोनों ज्ञात संख्याओं को एक ही मूल्य द्वारा सिद्ध होती है, अलग अलग मूल्य नहीं आता। जब भी अपन सिद्ध करेंगे वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, एक ही मूल्य से x की वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी और दोनों समीकरण में एक ही मूल्य लागू होगा। उसको अपन समीकरण को आखिर में प्रूव भी कर सकते हैं कि पहले समीकरण में वैल्यू अपन रखी सेम उत्तर आया, दूसरे समीकरण में वैल्यू रखी सेम उत्तर आया। मतलब यदि अपन सवाल करें तो दोनों समीकरण के बेस पर जो सवाल हुआ x की वैल्यू समान आएगी, y की वैल्यू भी समान आएगी। जब दो अज्ञात संख्याएं होती है जो एक मूल्य से सिद्ध होती है तो उसको अपन युगपत समीकरण कहते हैं। परीक्षा में थ्योरी क्वेश्चन हमेशा आता है कि युगपत समीकरण क्या है, उसकी विशेषताएं समझाइए, समीकरण युगपत समीकरण क्या है उसके प्रकार समझाइए। प्रकार एक होता है एक रेखीय समीकरण जिसको अपन समीकरण के रूप में पढ़ा, दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण। दो अज्ञात राशियां दो चरों में दो रेखीय समीकरण एक साथ दिए हों तो वे दो चरों वाले रेखीय युगपत समीकरण कहलाते हैं, युगपत समीकरण होते हैं। दो चर, टू वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। देखिए आप समीकरण आपके सामने है, जिस लिखा है पहले समीकरण में लिखा है x प्लस y बराबरी पर 2, 4x प्लस y बराबरी पर 2 पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण को देखिए 3x माइनस 5y बराबरी पर 18। इसको अपन क्या कहेंगे, समीकरण का पहला प्रकार कहा है, दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण। इसमें दो अज्ञात पद है। युगपत समीकरण का भी अर्थ यही है कि जिसमें दो ज्ञात पद हो, कम से कम दो अज्ञात पद हो। अब देखिए अब कितने दिए समीकरण, दो। एक रेखीय समीकरण के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है, दो चरों वाले दो रेखीय समीकरण के लिए आपके दो समीकरण कम से कम आवश्यक है। केवल एक समीकरण से इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, दो समीकरण दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण के लिए आवश्यक है। तीन चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण, तीन अज्ञात राशियों, तीन चरों में तीन रेखिक समीकरण एक साथ दिए हों तो वे तीन चर वाले रेखिक युगपत समीकरण कहलाते हैं या है। अब देखिए इसमें समीकरण को गौर कीजिए, क्या लिखा है, x y z, तीन अज्ञात पद है और तीन समीकरण है। ऊपर अपन ने देखा दो अज्ञात पद थे x और y और समीकरण कितने थे, दो। जब दो अज्ञात पद, दो समीकरण की आवश्यकता होगी, उसको अपन हल करेंगे। यदि तीन अज्ञात पद हैं तो आपको तीन समीकरण जरूरी है, दो समीकरण से इसको अपन हल नहीं कर सकते, आपको तीन समीकरण जरूरी है। क्या लिखा है पहले समीकरण, 3x प्लस 5y माइनस 7z बराबरी पर 13। लिखा सेकंड में 4x प्लस y माइनस 12z बराबरी पर 6। थर्ड में लिखा 2x प्लस 9y माइनस 3z बराबरी पर 20। यहां पर देखिए तीन समीकरण चाहिए। मतलब अपने यदि थ्योरी प्रश्न अपने से पूछा गया कि युगपत समीकरण के प्रकार समझाइए, तो पहला प्रकार होगा ये वाला, दूसरा प्रकार होगा तीन रेखी वाला। तीन रेखी समीकरण में क्या चाहिए, तीन अज्ञात राशि होती है और तीन समीकरण जरूरी है।
इसको जब भी हल करेंगे दो दो समीकरण लेके इसको कन्वर्ट करेंगे काय में, दो ऊपर वाले में, दो चरों वाले में, और जो आपका तीन लिखे हुए इन तीन में से दो को लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी विधियों के माध्यम से दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण में। तो दो दो को लेके इस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा तीन रेखिक जो समीकरण है उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपने अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो तीन रेखिक समीकरण जिसमें एक्स वाई जेड अ ब स तीन पद अज्ञात हो। विशिष्ट समीकरण तीसरा प्रकार, यदि अपने से पूछे परीक्षा में कि युगपत समीकरण के प्रकार समझाइए, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के पेपर देख रहा था, उसमें पूछा गया था युगपत समीकरण के प्रकार समझाइए। शुक्ल की पुस्तक में आपको इस प्रकार मिलेंगे। आपको क्या लिखा? तीसरा विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के युगपत समीकरण उन बाकी जो दो हैं उनसे थोड़ा हटके अलग प्रकार के रेखिक समीकरणों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न रूपों में समीकरण दिए गए हैं। समीकरण विशिष्ट प्रकार के समीकरण कहलाते हैं। जो रेखिक, दो रेखी और तीन रेखी से अलग प्रकार के हों तो उसको अपन विशिष्ट प्रकार के समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा आ में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबरी पर 0। इसमें कहां लगा? पहले वाले में क्या लिखा? घात लगी हुई है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये अपना विशिष्ट समीकरण हुआ। स्क्वायर नहीं होता सिंपल समीकरण अपन मानते। बात देखिए, जैसे व्युत्क्रम समीकरण है, व्युत्क्रम समीकरण को हल करने की अपन विधियां आगे अपन देखेंगे कैसे अपने को हल करना। व्युत्क्रम समीकरण क्या है? एक्स कहां लिखा? बटे में, हर के रूप में लिखा हुआ है, ए बटा एक्स प्लस बी बटा वाई बराबरी पर सी। क्योंकि इसमें एक्स कहां लिखा है? हर के रूप में, वाई लिखा है हर के रूप में, ये क्या हुआ? आपका व्युत्क्रम समीकरण हुआ। जब जो बटे में हर के रूप में आपकी अज्ञात पद दिए हूं तो उसको व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। स देखिए विशिष्ट प्रकार का है, ए कोष्टक वाई बटा एक्स प्लस सी बराबरी पर बी वाई, एक विशिष्ट समीकरण हुआ। तो अपने तीन प्रकार के प्रमुख समीकरण होते हैं युगपत समीकरण में। दो रेखी समीकरण, तीन रेखी समीकरण, दो रेखी में दो समीकरण की आवश्यकता है, तीन रेखी में तीन समीकरण की आवश्यकता है। विशिष्ट प्रकार के युगपत समीकरण को हल करने के लिए विशिष्ट विधि की आवश्यकता अपने को होगी। अपन अब जो विशेषताएं अपन सीखी उसी को अपन आगे देखें। क्या लिखा? मान लीजिए एक संख्या है x तथा दूसरी संख्या y और दोनों का अंतर 4 है। इसे इस प्रकार से लिखेंगे x माइनस वाई बराबरी पर 4। अज्ञात संख्या कितनी? दोनों अज्ञात संख्या x और y, दो अज्ञात संख्या। दो रेखीय समीकरण के प्रकार में अपन देखा, उसके लिए कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता, लेकिन यहां दिया एक। तब तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अपने को यदि एक ही मूल्य सिद्ध करना तो दो समीकरण आवश्यक है। यहां एक ही समीकरण दिया x माइनस वाई बराबरी पर 4। अब इसके कौन कौन से मान हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, नीचे देखिए। यह समीकरण कई अज्ञात संख्याओं द्वारा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जिन संख्याओं का अंतर 4 होगा इन संख्याओं को आसानी से अपन समीकरण का हल हो सकता है। लेकिन यहां दो अज्ञात है, अब दो अज्ञात है, समीकरण एक दिया x माइनस वाई बराबरी पर 4। अब इसको अपन विभिन्न मूल्यों से अपन कर सकते हैं। 6 माइनस 2 बराबरी पर 4, 5 माइनस 1 बराबरी पर 4, 7 माइनस 3 बराबरी पर 4, 30 माइनस 26 बराबरी पर 4, 34 माइनस 30 बराबरी 4। तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। दो अज्ञात पद है तो कम से कम दो समीकरण चाहिए यदि एक ही मूल्य पर सिद्ध करना है तो आप। अब यहां पर अलग अलग मूल्य आ रहे हैं, कभी अपन x की वैल्यू लिख रहे हैं 6, कभी लिख रहे हैं 5, कभी लिख रहे हैं 7। y की वैल्यू कभी लिख रहे हैं अपन 2, कभी लिख रहे हैं 1, कभी लिख रहे हैं 3। देखिए वैल्यू अलग अलग है। यदि दो देखिए समीकरण है तो अपने दो समीकरण की आवश्यकता है। एक समीकरण होगा तो वैल्यू कुछ भी अपन मन से मान के अपन अंतर निकाल के कर सकते हैं। प्लस में देखिए इसी प्रकार लिखा है x प्लस वाई, एक समीकरण दिया हुआ है। यह समीकरण भी अज्ञात संख्याओं द्वारा सिद्ध किया सकता है, क्योंकि यहां पर एक समीकरण दिया है और अज्ञात पद है 2। एक समीकरण दिया x प्लस वाई, अब x प्लस वाई बराबर 6, इसके अलग अलग मान हो सकते हैं। 4x, 4 प्लस 2 बराबरी पर 6,
3 प्लस 3 बराबरी पर 6, 5 प्लस 1 बराबरी पर 6। अब देखिए अब यहां पर सबकी वैल्यू बराबरी पर 6 है, चाहे 5 में 1 जोड़ो तो भी 6 आता है, 4 में 2 जोड़ो तो भी 6 आता है। किसी को अब जोड़ा जाए यहां पर, कभी देखिए x की वैल्यू आ रही है 4, कभी x की वैल्यू आ रही है 3 और कभी x की वैल्यू 5। देखिए सेकंड में y की वैल्यू कभी है 2, कभी है 3, कभी है 1 और आंसर बराबर 6। जबकि युगपत समीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि आपके दो अज्ञात पदों यहाँ तक तो ठीक है x और y लिखा, लेकिन एक मूल्य द्वारा सिद्ध होना चाहिए। यहाँ 3 प्लस 3 बराबर पर भी 6 है, 5 प्लस 1 बराबर भी 6 है। अब यहाँ पर वैल्यू अलग अलग होगी। यदि इसको सही सिद्ध करना तो अपन क्या करें, दो समीकरण की आवश्यकता होगी। यदि दो अज्ञात संख्याओं को एक ही मान, एक ही वैल्यू द्वारा सिद्ध करना है तो आपको दो समीकरण की आवश्यकता हुई, जैसे नीचे लिखा है स्लाइड्स में दिख रहा है आपको, x माइनस वाई बराबरी पर 4, x प्लस वाई बराबरी पर 6। अब यहां पर दो अज्ञात पद है, दो समीकरण है, इसमें वैल्यू एक ही आएगी। x की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी, अपनी इच्छा के अनुसार चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू चाहे पहला समीकरण हो चाहे दूसरा समीकरण हो, अपन इसको जब हल करेंगे तो वैल्यू x की एक ही अपने ज्ञात होगी और y की वैल्यू भी एक ही ज्ञात होगी। अपन पहले समीकरण में रख लेंगे तो भी आंसर 4 आएगा, दूसरे समीकरण में रख लेंगे तो भी आंसर आपका बराबर 6 आएगा, लेकिन वैल्यू बराबर चेंज नहीं होगी। ऊपर जो आपको उदाहरण दिया माइनस वाला प्लस वाला, उसके अनुसार चेंज नहीं हुई। तो दो अज्ञात संख्या है तो कम से कम दो समीकरण, एक ही मूल्य को सिद्ध करना, एक ही मान को सिद्ध करना है तो उसके लिए दो समीकरण की आवश्यकता होगी। यदि हम उपरोक्त संख्याओं को शेष के रूप में देखें तो ज्ञात होता है कि x बराबरी पर 5 और y बराबरी पर 1, ठीक है। यदि एक समीकरण के हिसाब से लेंगे तो अलग अलग वैल्यू अपनी ज्ञात होगी। सिद्ध करना है कि x की वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू, अपन दोनों समीकरण को अपन विभिन्न विधियों के माध्यम से हल करें। लिखा है x बराबर 5 y बराबरी पर 1, यदि अपन ये माने तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबरी पर 4, जैसा कि अपने समीकरण में दिया था x माइनस y बराबरी पर 4। इसको अपन कैसे सिद्ध करें, यदि x को आपने 5 माना, y को 1 माना, 5 में से 1 घटाया तो आंसर आया 4। यदि अपन प्लस की बात करें तो देखिए आप ऊपर समीकरण क्या था, x प्लस y बराबरी पर 6, यहां नीचे देखिए आप x प्लस y बराबरी पर 6। x की वैल्यू अपन ने जो ऊपर मानी है वो क्यों नहीं रखी है, x की वैल्यू क्या रखी 5, अपन ने उसको चेंज नहीं किया। 5 प्लस 1 बराबरी पर 6, और इसका मतलब है कि x का मान फिक्स है 5 है और y का मान 1 है। दोनों इसलिए कहा जाता है कि वे समीकरण जिनकी दोनों अज्ञात संख्याओं को एक ही मूल्य द्वारा सिद्ध किया जाता है उसको युगपत समीकरण बोलते हैं। x की वैल्यु 5 है, y की वैल्यु 1 है, दोनों समीकरण में रखा, आंसर बराबर आपका सही आया। पहले समीकरण में 4, दूसरे समीकरण में 6, चेंज नहीं हुआ और मान भी वो के वही रहे, x 5 और y 1। दोनों समीकरण में उस प्रकार से अपने इसको रख के देखा। यदि हम उपरोक्त संख्याओं के युगपत समीकरण की विशेषताएं, सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि युगपत समीकरण से क्या तात्पर्य है, तो अपन उसमें परिभाषा लिखेंगे। अपनी विशेषताएं पूछे कि विशेषताएं क्या होती, पीछे भी अपन ने बार बार उदाहरणों में समझा है कि कम से कम दो अज्ञात पद। पहली विशेषता क्या है, दो अज्ञात अंकों को प्राप्त करने के लिए समीकरण हल किया था। युगपत समीकरण में दो अज्ञात अंक होते हैं, एक अज्ञात पद होते हैं, अज्ञात मान होते हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। अन्य किसी समीकरण को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, यदि कोई भी समीकरण हो जो x प्लस y, यदि अपन वैल्यू चेंज नहीं करते हैं तो अपन बकायदा अलग अलग समीकरण को इसके द्वारा सिद्ध किया सकता है। सामान्य गणितीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए भी यह आवश्यक है। युगपत समीकरण आपको सामान्य गणितीय समीकरण है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको प्रूव करना है तो आप इसके माध्यम से पीछे था x माइनस वाई बराबरी पर 4, x प्लस वाई बराबरी पर 6, इसको प्रूव करना है। आप उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर बराबर आपका सही चलेगा। लिखा अनुपातिक समंकों पर आधारित होते हैं, बकायदा एक अनुपातिक उनमें वैल्यू होती है, उसमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू होती है, उन समंकों पर युगपत समीकरण आधारित होते हैं। युगपत समीकरण वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए आवश्यक है कि अपने को यदि वास्तविक संख्याएं जानना है,
अज्ञात संख्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 1 पर 6। x की वैल्यू कितनी है? यदि इसकी वास्तविक आंसर जानना है, पीछे अपन उदाहरण में देखा क्या लिखा था? x बराबरी पर 5 और y बराबरी पर 1। यदि आपको किसी भी अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको युगपत समीकरण के माध्यम से हल करना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें कि पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का योग 60 है। पिता की उम्र को माना अपन x और पुत्र की उम्र को माना अपन y। x प्लस वाई बराबरी पर 60। अब अपने पिता की उम्र ज्ञात करना है, पुत्र की उम्र ज्ञात करना है। दो वेरिएबल दिए हैं, एक पिता की उम्र, दूसरा पुत्र की उम्र। अपन ने माना x और दूसरा को माना y। दो पिता की उम्र ज्ञात करना, पुत्र की उम्र ज्ञात करना है, तो अपनों को एक इस समीकरण से हल नहीं होगा, क्योंकि क्या है? दो अज्ञात पद है, एक पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। क्या है? एक पिता की उम्र और पुत्र की उम्र बराबरी पर 60 है, योग 60 है, और पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का अंतर 20 है। तो अपन वास्तविक संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, पिता की उम्र 40 है और पुत्र की उम्र 20 है। इस प्रकार वास्तविक संख्या ज्ञात करने में युगपत समीकरण में यहाँ पर अज्ञात संख्या एक ही मूल्य द्वारा सिद्ध होती है, मतलब बार बार चेंज नहीं होता। एक रेखी होगी तो अपन x माइनस वाई को अपन पीछे उदाहरण से सीखा, कभी अपन 5 माइनस 4 लिख दिया तो 5 माइनस 1 लिखा तो 4 आ गया, कभी लिखा आपके 7 माइनस 3 लिखा तो 4 आ गया। लेकिन यदि युगपत समीकरण दो समीकरण दिए हैं तो दोनों में x और y की वैल्यू एक जैसी आएगी, एक मूल्य द्वारा अपन सिद्ध कर सकते हैं, एक ही मूल्य आपको ज्ञात होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। युगपत समीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी जो एक महत्वपूर्ण विधि है वो कौन सी है? ग्राफिकल मेथड। युगपत समीकरण एक ऐसा बीजीय कैलकुलेशन है जिसको अपन चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अपन हल कर सकते हैं। एक x को ग्राफ पे अपन x की वैल्यू अपने ग्राफ पर दिखाई, y की वैल्यू ग्राफ पर दिखाई, और जहां पर दोनों का क्रॉस हुआ, दोनों x और y की वैल्यू जहां कटी वहां पर अपनी वैल्यू ज्ञात होगी। तो मतलब युगपत समीकरण को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जाता है। और ये अपन एक विधि में अपन इस बात को सीखेंगे ग्राफिकल मेथड में कि चित्रों के माध्यम से कैसे अपने को इसको दर्शाना। तो ये आपके सामने एक थ्योरी प्रश्न था कि युगपत समीकरण की क्या विशेषता है। तो ध्यान रखिए, अभी तक जो मैंने समझाया उसमें समीकरण क्या है, समीकरण की विशेषताएं समझाइए, युगपत समीकरण का, युगपत समीकरण की विशेषताएं समझाइए। आप इन विशेषताओं को भी लिख सकते हैं, जो समीकरण में विशेषताएं समझाई उनको भी यहां पर अपन दर्शा सकते हैं विशेषताओं में। युगपत समीकरण हल करने की अलग अलग विधियां हैं। हल करने के लिए दो अज्ञात पद होते x और y, दोनों का मान एक जैसा आना चाहिए, जो दोनों या सभी समीकरण को संतुष्ट करे। इसको हल करने की 5 विधियां, इन पर आपसे प्रश्न पूछा था अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में कि युगपत समीकरण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। आप ध्यान रखेंगे, मैं आपसे अंत में प्रश्न पूछूंगा कि कितनी विधियां हैं, ठीक है, कि अपनी कितनी विधियां हैं। तो आपके स्लाइड्स पे दिख रही कितनी। अपन प्रमुख रूप से अपन 5 विधियों के बारे में अपन कॉमर्स के छात्र बात करते हैं कि 5 विधियां होती हैं। तो यदि अपने से अति लघुत्तरी पूछे कितनी विधियां हैं, उनके नाम लिखिए, तो इन 5 को अपन लाइन से नाम लिखेंगे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, बजगुण विधि और रेखाचित्र विधि। इन विधियों को अपन लाइन से लिखेंगे। यदि उसने कहा अति लघुत्तरी में पूछा कि आपसे कितनी विधियां हैं, तो अपन केवल लिखें युगपत समीकरण की 5 विधियां। अति लघुत्तरी में पूछा गया शॉर्ट आंसर में कि विधियों को संक्षिप्त में समझाइए, तो अपन इनको संक्षिप्त में 2-2 लाइन में अपन समझाएंगे। जैसे मान लीजिए पहली विधि लिखी विलोपन विधि। विलोपन इंग्लिश में लिखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है आपको। x या y दो मान अज्ञात हैं, उसमें एक को अपन में जो विधि है उसके विधि के माध्यम से, जो भी उसमें सिखाया जाएगा उसके माध्यम से एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे या एंड कर देंगे। एक अज्ञात पद को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरा अज्ञात पद वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेखीय समीकरण में अपने को विलोपन विधि के माध्यम से अपन x की वैल्यू y की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी प्रतिस्थापन विधि, जैसे इसके नाम में देखा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन विधि। सब्स्टिट्यूट तलाश करना, दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण में के आधार पर आप
आप प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापन करना क्या, मान लिखा है x प्लस वाई बराबरी पर 6। x की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई बराबरी पर 6। y को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 6, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वाई। जो अपना समीकरण दूसरा समीकरण, उसमें अपन x की जगह अपन इस वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे। ये दूसरी, जब अपने को संक्षिप्त में समझाना तो इस प्रकार से एक लाइन के माध्यम से अपन लिखे प्रतिस्थापन करना, तुलनात्मक विधि, तुलना करना, कंपैरिजन करना। समीकरण वास्तव में जो पढ़ले हैं उसके, जो तराजू उसके दो पढ़ले के जैसे हैं, दोनों पढ़ले बराबर होते, समानता का होता है, x बराबरी पर 6। ठीक, पहले भी अपन देखा समीकरण दोनों साइड एक जैसा जोड़ो, दोनों साइड एक जैसा घटाओ। तो तुलनात्मक विधि क्या बताती, दो पक्षों की आपको तुलना करना, बायां पक्ष बराबरी पर दायां पक्ष, दोनों की अपन तुलना करें। अब तुलना करने के लिए अपने x की वैल्यू और y की वैल्यू एक जैसी आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एक समीकरण और में x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में भी x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को दोनों तरफ रखेंगे, तराजू के दोनों पल्लों में रखेंगे, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि, इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो मेथड सिखाई गई उसके अनुसार अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको आगे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। पांचवें लिखे रेखा चित्र विधि, ग्राफिकल मेथड। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, बीजगणित युगपत समीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ग्राफ पर इसका प्रदर्शन किया जा सकता है, चित्रों के माध्यम से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अपन ग्राफ पे अपन पेंसिल से अपन एक्स एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बनाया, और अपन जो मान थे उसमें पुट अप कर दिए, और उसके बाद अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू अपनी है, जहां दोनों क्रॉस हुआ है, तो संक्षिप्त में इनके उत्तर आना चाहिए। इसका डिटेल प्रश्न भी आ सकता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है कि युगपत समीकरण से क्या तात्पर्य, विभिन्न विधियों को समझाइए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप पहले विधि के बारे में आप एक तरह का आप लिखेंगे, और उसके बाद एक छोटे से सिंपल उदाहरण के द्वारा विलोपन विधि को समझाइए, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ लिखें, फिर उसको समझाइए, तुलनात्मक विधि का आप अर्थ लिखें, उसको समझाइए। इस प्रकार से पांचों विधियों का पहले अर्थ लिखें, किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके छोटे छोटे उदाहरण, वो टिपिकल उदाहरण, सिंपल उदाहरण लेके उसको अपन सॉल्व करें। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि युगपत समीकरण हल करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। सबसे पहले बात करें अपन विलोपन विधि की। जब अपन विलोपन विधि, जैसा कि अपने पूर्व में भी चर्चा की, क्या लिखा, विलोपन, एक को एक्स या वाई दोनों में से एक को विलोपित करना, अपन रिमूव कर दें, मिटा दें, एक से वाई दोनों में से एक को आपका एंड कर दें। अब एंड करने का ऐसा नहीं कि आप रबर से मिटा दें, पेन से मिटा दें, आपको उसमें मेथड लगानी पड़ेगी, व्यवस्थित तरीके की मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर विलोपन विधि के कोई सरल तरीके से समझना, तो अपने जो समीकरण है उसको दो प्रकार हो सकते हैं। पहला समीकरण किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि विधि में लिखा, समान गुणांक वाले, इक्वल कोफिशिएंट वाले। इक्वल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, यदि दिए हुए युगपत समीकरणों में एक्स या वाई के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हैं, तो उन्हें समान गुणांक वाले समीकरण कहा जाता है। मतलब आपके जो x के साथ वैल्यू लिखिए, यदि पहले समीकरण में 2x लिखा और दूसरे समीकरण में भी 2x लिखा है, ये समान गुणांक है। y की बात करें, y में लिखा है 4y और दूसरे उसमें भी लिखा 4y, तो x या y दोनों में से कोई भी एक का जो गुणांक है वो समान है। तो अपन इस विलोपन विधि को अपन बहुत सरल तरीके से यूज कर सकते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से समान गुणांक वाली विधियों को ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उसमें समय कम होता है और शीघ्र उस प्रश्न को हल करना पड़ता है। यदि आपको याद है तो इजी गोइंग उसको अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते आगे उदाहरणों में। इस स्थिति में अपने क्या करना है, इस स्थिति में आप आराम से इसको देखिए, इस स्थिति में समीकरण के गुणांकों के चिन्ह के अनुसार जोड़कर या एक दूसरे में से घटाकर एक ऐसा समीकरण प्राप्त किया जाता है जिसकी एक ही अज्ञात राशि। फिर उस समीकरण का हल करके किसी एक मूल समीकरण में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसका अर्थ क्या है,
क्या लिखा है, इस स्थिति में गुणांक को एक दूसरे से जोड़कर या एक दूसरे में से घटाकर, मान लीजिए x लिखा 2x और दूसरे में भी लिखा 2x, अब दोनों प्लस के हैं तो विलोपित करना, तो ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला प्लस का तो विलोपित नहीं हो सकता। आप नीचे वाला जो समीकरण है उसके x को अपन जो 2x लिखा उसको प्लस, उसका प्लस का चिन्ह उसको करेंगे माइनस। यदि विशेषताओं में अब समझाता अपन माइनस करेंगे तो सारे सदस्य माइनस होंगे, तो ऊपर वाला क्या था 2x प्लस 2x, नीचे वाले को कन्वर्ट काहे में किया आपने माइनस x में, तो माइनस x से 2x क्रॉस हो गया, बचे अपने पास केवल y। इसी प्रकार से y लिखा है, मान ली लिखा है कि सिंपल समीकरण लिखा है कि 4y x प्लस 4y, और दूसरे समीकरण में लिखा है 2x माइनस 4y। अब दोनों देखिए 4y बराबर है। अब यहां पर चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, ऊपर वाले में क्या है प्लस, नीचे वाले में लिखा माइनस, तो प्लस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, अपने पास बचेगा केवल x। मतलब दो रेखीय समीकरण को विलोपन विधि के माध्यम से अपन एक रेखीय समीकरण में या एक अज्ञात राशि के समीकरण में अपन कन्वर्ट करते हैं, उससे अपने को एक की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, चाहे x हो चाहे y। अब x की वैल्यू ज्ञात हो गई, उसको आप दूसरे समीकरण में रखें, दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे, y की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। जैसा नीचे उदाहरण में देखिए आप, अब इस अज्ञात पद का मान किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरे पद का मान ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण सामने देखिए आप, 6x प्लस 5y बराबरी पर 28, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिखा है 8x माइनस 5y बराबरी पर 14, ये सेकंड। अब इसको अपन जो अपना क्या था, इसमें क्या था, एक समान गुणांक वाले, अब समान गुणांक वाले कैसे हुए, y का गुणांक क्या है, पहले वाले का प्लस 5y है और दूसरे वाले का माइनस 5y है, इसे बोलेंगे समान गुणांक। तो यदि अपने से पूछे विलोपन विधि को समझाइए, तो सबसे सरल तरीका विलोपन विधि को समझाने का एक उसके प्रकार बता दो, समान गुणांक वाले और असमान गुणांक वाले। समान गुणांक वाले का उदाहरण आपके समक्ष है, किस प्रकार से वो अपन उस उदाहरण को यूज कर लें, और इसको सरल भी अपन ले सकते हैं, वो सिंपल ले लें, इतना कठिन भी नहीं ला लें। जब थ्योरी समझाना तो सिंपल इक्वेशन लेना चाहिए, सवाल करना जैसा दिया वैसा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपन क्या लिखा, प्लस 5y बराबरी पर 28 और माइनस 5y बराबरी पर 14। चूंकि दोनों समीकरण में y का मान समान है, एक गुणांक में धनात्मक है, दूसरे में ऋणात्मक है, इसमें सबसे सरल कौन सी विधि पड़ेगी, आपकी विलोपन विधि। 5y प्लस का है, नीचे का 5y माइनस का है, इनको आपस में अपन विलोपित कर दें। 5y प्लस का माइनस 5y, इनको आपस में डिलीट कर दें, बचेगा अपने पास में नीचे उदाहरण के अनुसार, नीचे देखिए क्या लिखा है, अतः दोनों समीकरण को जोड़ने पर x का मान ज्ञात होगा। अपने वो चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह चेंज तब करना है जबकि जरूरत हो। अब यहां लिखा है, ऊपर के वाले समीकरण में लिखा, पहले समीकरण में प्लस 5y, नीचे वाले समीकरण लिखा माइनस 5y, कोई चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं। 5y से माइनस 5y कट गया, अपने पास क्या बचा, 6x पहले वाले समीकरण का बराबरी पर 28, दूसरे वाले समीकरण का बचा 8x बराबरी पर 14। अब चूंकि प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ना है, क्या लिखा, 6x प्लस 8x जोड़ा, अपने प्लस किया, दोनों के प्लस के चिन्ह, दोनों को जोड़ा क्या हुआ, 14x इक्वल टू 42, 28 प्लस 40, दोनों वो भी दोनों प्लस के, तो 28 में 14 जोड़े तो क्या हुआ 42, 6x में 8x जोड़े तो 14। ठीक है, अब क्या लिखा है, अब जैसा अपनी विशेषताएं समझी, इधर 14x है, 14 का गुणा x से है, इधर गुणा है तो दूसरी पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भाग, अपने पक्षांतर किया। ठीक है, तो क्या है, x बराबरी पर 42 भागित 14, 42 में अपन 14 का भाग दिया, x बराबर 14 बटे 42 बटे 14, 42 में अपन 14 का भाग दिया, वैल्यू कितनी आई, x बराबरी पर 3। ये अपन x का मान अपने ज्ञात किया, इसमें क्या y विलोपित हो गया, x का मान अपने को ज्ञात हो गया, x बराबरी पर 3। अब x का मान अपने ज्ञात हो गया, दोनों में से एक अज्ञात पद की वैल्यू अपने ज्ञात हुई, x बराबरी पर 3, ये अपने ज्ञात हो गया।
उसको अपन दोनों में से किसी भी समीकरण रख लो, दोनों समीकरण में से एक समीकरण में आपको रखना, दोनों समीकरण में नहीं रखना, एक समीकरण को रखेंगे तो 100% उत्तर दोनों समीकरण पर लागू होगा। क्या लिखा है? 6x प्लस 5y बराबरी पर 28। x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू पीछे वाले समीकरण से कितनी है? x बराबरी पर 3। क्या लिखा है? 6x, यहां x की जगह अपन रख दे 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y बराबरी पर 28। 6 में अपन जब भी कोई दो संख्याओं बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा। 6 गुणित 3 18 प्लस 5y बराबरी पर 28। इसको अपने सॉल्व किया, देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया? एक रेखीय समीकरण में। 18 प्लस 5y बराबरी पर 28, इसमें एक ही अज्ञात पद है, कौन सा? केवल y। तो 18 प्लस 5y बराबरी पर 28। अपन 28 जो अंक है उसको अपन ने पक्षांतर किया, इधर प्लस में था, दूसरी तरफ ले गए तो अपने दूसरी तरफ अपन ले गए तो क्या हुआ? माइनस में। 5y बराबरी पर 28 माइनस 18, y बराबरी पर 10। ठीक है, y बराबर कितना है? 28 में तो 18 घटाया कितना है? 10। अब क्या हुआ? आपने y बराबरी पर 5y बराबरी पर 10। ठीक है, इक्वेशन क्या गया? आपके स्टेप क्या आएगी? 5y बराबरी पर 10। ठीक है, तो फिर 5y बराबरी पर 10 लिखा, y के साथ 5 का गुणा को अपन पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? भागित। तो क्या लिखा? y बराबर 10 भागित 5। उधर गुणा था, इधर लाए तो अपन आपने पिछले विशेषताओं में भी अपन समझ चुके, उधर गुणा रहता है, पक्षांतर करेंगे तो भागित हो जाता है। ऊपर भी अपन देखा 18 उधर माइनस प्लस में था, इधर ले गए तो माइनस में हुआ। तो ये जो आगे अपन समीकरण की विशेषता समझी उनको अपन यहाँ लागू करेंगे कि किस प्रकार से जो विशेषताओं को पक्षांतर करने पर किस प्रकार से चिन्हों में चेंज होता है उसको लागू करेंगे। वो याद है तो अपन इजी गोइंग अपन इक्वेशन को हल कर सकते हैं। y बराबर 10 भागित 5, आंसर कितना है? y बराबरी पर 2। अतः वैल्यू क्या ज्ञात हुई? x बराबरी पर 3 और y बराबरी पर 2। ठीक है, अपन अब यह वैल्यू ज्ञात हुई, अपने जो मान ज्ञात हुए वैल्यू ज्ञात हुई फिक्स है। आप किसी भी समीकरण में रख लो, आप ऊपर वाला समीकरण दिया था उसमें किसी में भी रख लेंगे, दोनों समीकरण का आंसर बराबर सही आएगा। क्या था अपना आंसर? x बराबरी पर 3 और y बराबरी पर 2। अब आप समीकरण में रखिए कोई सा भी समीकरण, इसमें से कोई ऊपर वाला समीकरण ले। ठीक है, x बराबरी पर 3 है, 6 गुणित 3 18 प्लस y की वैल्यू कितनी? 2। 5 गुणित 2 बराबरी पर कितने हुए? 10। तो 18 प्लस 10 बराबरी 28। ये अपने पहले समीकरण में रखा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में अपन रखेंगे तो अपने को कहीं भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यू एक जैसी आएगी। युगपत समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि बार बार मान चेंज नहीं होता, एक ही मूल्य से अपने को दोनों समीकरण बाकायदा अपन हल कर सकते हैं। अभी अपन इसके बाद ब्रेक ले रहे हैं, इसी को अपन इस विधि को अपन और अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि विलोपन विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि दूसरे उदाहरणों के माध्यम से असमान गुणांक में कैसे होगा, समान गुणांक में कैसे होगा, इस प्रकार से अपन हल करेंगे। आप इसको ध्यान रखिए, मैं आपसे इस पर प्रश्न पूछूंगा। ये ध्यान रखिए कि समीकरण का जो चैप्टर है केवल जो कॉमर्स वालों के लिए नहीं, यदि आर्ट्स के विद्यार्थी बैठे तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, साइंस के बैठे तो उनको साइंस के लिए थोड़ा एडवांस स्टेज होती है, लेकिन आर्ट्स के कॉमर्स के दोनों के लिए। कॉमर्स में तो एक अपने आप में व्यवसायिक गणित का एक पेपर ही है, लेकिन व्यवसायिक गणित के जितने भी चैप्टर हैं वो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखिए, जो भी आपको सिखाया उसको देखिए और विचार कीजिए। 5 मिनट के बाद पुनः आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद। चर्चा कर रहे थे, जैसा कि आपने पीछे मैंने समझाया आपको कि विलोपन विधि में किस प्रकार से अपन x या y दोनों में से एक वैल्यू को अपन कैसे विलोपित करते हैं। ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है ये विभिन्न लेखक की पुस्तकों में से है, आपके डॉक्टर एम शुक्ल की किताब में से, डॉक्टर रमेश मंगल की किताब में से, डॉक्टर महेश अग्रवाल की किताब में से और
डॉक्टर मेहता की किताब, अलग अलग किताबों में जो मुझे अच्छा लगा, अच्छी से अच्छी सामग्री आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि चैप्टर काफी बड़ा है, अपन 2-3 लेक्चर में ही इसको पूरा कर पाएंगे। आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि विलोपन विधि, पहले अपन जो अभी समझा उसका 1 मिनट अपन रिवीजन कर लें कि विलोपन विधि में किस प्रकार से अपन सवाल को हल करते। ध्यान कि सबसे ज्यादा इसी विधि को उपयोग किया जाता है, इसलिए समान गुणांक वाले और असमान गुणांक वाले के ज्यादातर उदाहरण मैंने इसको इसी विधि के लिए कोड किए हैं। ठीक है, बाकी विधियों का अपन थोड़ा सा कम उपयोग करते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि अपने हैं किताबों में दी हुई है तो उन विधियों को अच्छे तरीके से समझना अपना कार्य है। तो अभी तक जो अपन ने सीखा उसमें थ्योरी क्वेश्चन, ध्यान रखिए अपने थ्योरी क्वेश्चन का नोटिंग करें जब भी कि आपके कौन से प्रश्न में, यदि आपका थ्योरी में इंटरेस्ट है थ्योरेटिकल प्रश्न कीजिए इसी के, और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके सामने दूसरा प्रैक्टिकल का प्रश्न आपके सामने विलोपन विधि का, गौर से देखिए। उदाहरण में लिखा हुआ है 6x - 3y बराबरी पर 27, 6x - 4y बराबरी पर 24। दोनों समीकरण को गौर से अपन देखें। क्या अपन पहले डिसाइड करें कि क्या इसमें विलोपन विधि का उपयोग हो सकता है? हो सकता है क्या? आप हाथ खड़े कीजिए, हो सकता है कि नहीं? हाथ खड़े कीजिए। इसमें विलोपन विधि का उपयोग होगा कि नहीं होगा? ये खंडवा के जो स्टूडेंट बैठे हैं वो ध्यान से देखिए, क्या इसमें विलोपन विधि का उपयोग होगा कि नहीं होगा? हाथ खड़े कीजिए यदि होगा। यस, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा 6x पहले वाले समीकरण में दिया है, दूसरे वाले समीकरण में भी 6x दिया है। क्या मतलब? दोनों के गुणांक समान है। दोनों समीकरण में x का गुणांक समान है, दोनों गुणांक में धनात्मक है होने के कारण से विलोपन के लिए पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हटाएंगे और दूसरे समीकरण के सभी पदों के चिन्हों को बदल जाएंगे। पहले वाले में चिन्ह, पहले उदाहरण देखा अपन ने, उसमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पहले समीकरण लिखा 6x प्लस का, दूसरे समीकरण लिखा 6x वो भी प्लस का। अब दोनों प्लस के हैं। कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो अपन ध्यान रखें, आपको विलोपित करना है, समान गुणांक के विलोपित करना तो आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे। चिन्ह कैसे चेंज होंगे? सेकंड समीकरण का अपन चिन्ह चेंज करेंगे, जैसा कि प्रदर्शित हो रहा है आपके स्लाइड्स में। क्या लिखा है? अपन ने जो सेकंड समीकरण था जो 6x था उसका अपन ने कर दिया माइनस, 4y का माइनस था तो हो गया प्लस, और 24 का प्लस था तो हो गया माइनस। मतलब चिन्ह चेंज करे तो अपन एक जैसे एक प्रकार से ही चेंज करें। मतलब आपको पूरी जो समीकरण है उसके चिन्ह चेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक का चेंज किया बाकी को छोड़ दिया। परीक्षा में सामान्य तौर पे गलती स्टूडेंट यही करते हैं और फिर बाद में उलझ जाते हैं, अब तो ये सवाल हल ही नहीं हो रहा। आपने पहले वाले का चिन्ह चेंज किया, प्लस का माइनस किया, तो दूसरे वाले का माइनस से तो क्या होगा? प्लस। माइनस का विपरीत अपोजिट चिन्ह क्या होगा? प्लस। 24 है और प्लस में, तो इसका अपोजिट चिन्ह होगा माइनस। तो ध्यान रखिए चिन्ह को, यदि चिन्ह चेंज करने की अपनों को आवश्यकता है तो अपन चिन्ह चेंज करेंगे, तो आपके जो समीकरण के सभी संगत सदस्यों के चिन्ह चेंज करेंगे, केवल एक का चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए आप 6x और दूसरे का भी 6x समान गुणांक है, अपन समान गुणांक वाला विधि का उपयोग करेंगे। ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला आपने काय में कन्वर्ट किया माइनस में। 6x प्लस का और 6x माइनस का ये दोनों आपस में कट गए। अपने पास क्या बचा? माइनस, पहले समीकरण का बचा -3y बराबरी पर 27 और दूसरे समीकरण का बचा +4y बराबरी पर -24। ठीक है, ये अब इसको अपन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 3y और नीचे लिखा है +4y, ऊपर माइनस का 3y, नीचे का +4y। 3y 4y में से गया तो बचा अपने पास केवल y बराबरी पर, और 27 प्लस का है, 27 प्लस का है, और नीचे लिखा माइनस का 24। तो अब बचा अपने पास 27 में से घटाए अपने 24, बचे अपने पास 3। तो अपने क्या हुआ? y बराबरी पर 3। ये अपने इस प्रकार विलोपन विधि का उपयोग करके आपने उसको एक रेखीय समीकरण में कन्वर्ट किया और अपना आंसर आया y
का मान आया y बराबरी पर 3। एक बार वो देख लीजिए, ऊपर से आप पूरा निगाह करें समीकरण को, क्योंकि विलोपन विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। पहले उदाहरण में क्या था, आपका y को अपन ने समान था इसलिए y को चेंज किया था, y को विलोपित किया था। इसमें x समान है इसलिए x को विलोपित किया। तो जो समान है उनको आपको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, उसका एंड करेंगे तो अपने पास केवल एक अज्ञात पद बच जाएगा। तो एक रेखीय समीकरण की विधि के माध्यम से उसको अपन हल करेंगे। अब y का मान कितना है आपके पास 3। y के मान को अपन y के उसमें रख देंगे। क्या लिखा समीकरण 1 में अपन रखेंगे 6x, समीकरण क्या था 6x माइनस 3y बराबरी पर 27। x की वैल्यू अपने को ज्ञात नहीं है, y की वैल्यू अपने को ज्ञात है कि y की वैल्यू कितनी है 3। तो y की जगह अपन 3 रख दे। जब दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, दो अंकों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है, बार बार सिखा रहा हूं आप लोग, गुणा। ठीक है, तो 3 और 3 के बीच में, 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपने 3 गुणित 3 क्या हुआ 9। अब क्या आया समीकरण, क्या आया 6x माइनस 9 बराबरी पर 27। ये कौन सा किस में कन्वर्ट हो गया, दो रेखीय समीकरण काय में कन्वर्ट हो गया एक रेखीय। इसमें क्या कितने पद अज्ञात है, एक, केवल x। ठीक है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 9 लिखा, इसको अपन पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर माइनस 9 था उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 9। तो 6x बराबरी पर 36, 6x बराबरी पर 36। तो 6x बराबरी पर 36। ठीक है, अब आपने क्या हुआ 36 में उधर क्या था 6x बराबर 36, x मल्टीप्लाई बाय 6 था, 6 x के साथ लगा था, गुणा था। अपन उसको इधर पक्षांतर करें क्या हो जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबरी पर 36 भागित 6, वैल्यू क्या ज्ञात होगी x बराबरी पर 6। तो समीकरण की वैल्यू क्या ज्ञात हुई, x बराबरी पर 6 और y बराबरी पर 3। अब अपन परीक्षा में जाने के इसको प्रूफ भी करना है कि अपन अपने आप में संतुष्ट हो जाए कि अपने जो किया वो सही है या नहीं है। ऊपर आपके सामने समीकरण रखा, उसमें रख लें वैल्यू। x बराबर कितना 6, आप ऊपर लिखा समीकरण 6x, x की जगह रख दो 6, तो कितना हुआ 6 गुणित 6 कितना 36 माइनस 3y, y की वैल्यू उसमें रख दें अपन, तो क्या हुआ 3 3 9। x की जगह कितना आया था 6 गुणित 6 36, और y की जगह आया था माइनस 9। 36 में से 9 घटाए तो कितना आया 27। इसका मतलब अपना आंसर सही है। परीक्षा में कभी भी आप मन में जरा सा भी शंका हो तो इस प्रकार से प्रूव कर लीजिए। समीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता, उसकी वैल्यू को अपन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखकर अपन ये ज्ञात कर सकते कि अपन ने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। अभी अपन ने देखा समान गुणांक वाले, बात करें अपन असमान गुणांक वाले। समान गुणांक वाले में क्या देखा कि x या y दोनों में से एक का गुण, दोनों समीकरण में x या y दोनों का गुणांक समान था। दूसरे उदाहरण में देखा 6x, पहले बार उदाहरण में देखा y दोनों बराबर थे। अब असमान की बात करें, यदि x या y के गुणांक समान नहीं है तो अपन सावधानी से इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या लिखा, समान नहीं है मतलब असमान, अनइक्वल कोएफिशिएंट वाले यदि इक्वेशन है तो समीकरण या समीकरणों में से ऐसी संख्या या संख्याओं से गुणा करते हैं जिससे दो समीकरण में से किसी एक अज्ञात राशि x या y के गुणांक समान हो जाए। मतलब क्या है, आपको दोनों समीकरण में को बराबर करना, दोनों में से x या y को की वैल्यू को आपको बराबर करना। जो अज्ञात पद है उसमें x या y दोनों के गुणांक समान हो जाए। मतलब दो गुणा अलग अलग गुणांक वाले हैं, उसको अपन समान गुणांक वाले में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए विधि क्या उपयोग करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने से उसकी वैल्यू, उसका आपका गुणांक चेंज हो जाएगा, समान गुणांक पर ही होता है। यदि यह समान गुणांक के विपरीत चिन्ह के हैं तो दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अपन बकायदा क्रॉस करके बाकी को जोड़ देंगे। ऐसा करने से एक अज्ञात राशि वाला समीकरण अपने को प्राप्त होगा। इस राशि का मान किसी भी मूल समीकरण में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो समान गुणांक और असमान गुणांक में केवल इतना सा अंतर है कि समान गुणांक में जो प्रश्न दिया गया है उसमें ही ऑलरेडी गुणांक समान होते हैं।
तो अपने किसी का गुणा नहीं करना, केवल प्लस माइनस का अपना ध्यान रखना। असमान गुणांक वाले में आपको समान करने के लिए संख्या का गुणा करना है। आगे उदाहरण से अपन इसको देखेंगे किस प्रकार से गुणा होता है, वो चीज देखिए। उदाहरण आपके सामने है, 8x माइनस वाई बराबरी पर 22 पहले समीकरण का है। दूसरे समीकरण में 5x माइनस 3y बराबरी पर 9। ठीक, अब ये यहां पर कौन सा लागू हुआ? सेकंड वाला, विलोपन विधि का सेकंड की असमान गुणांक वाले अनइक्वल कोफिशिएंट वाला ये समीकरण दिए हुए। ये इसमें अपन दूसरी विधि जो सिखाई गई उसका अपन उपयोग करेंगे। क्या करना है? आपको समान में कन्वर्ट करने के लिए किसी ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे वो समान हो जाए, चाहे x समान हो जाए चाहे y समान हो जाए। अब देखिए आप इसमें लिखा है, इसको कौन सा समान करना, अब ये भी ध्यान रखिए कौन सा समान करना सरल है। पहले वाले में क्या लिखा? माइनस वाई, और दूसरे वाले में लिखा माइनस 3y। यदि माइनस 3y नीचे वाला, ऊपर वाले को 3y करना तो क्या करें? वो पूरे समीकरण में अपन 3 का गुणा कर दें। पूरे समीकरण में 3 का गुणा होगा, मतलब 8x माइनस वाई बराबरी पर 22, इसमें पूरे समीकरण में अपन 3 का गुणा अपन करेंगे। क्या करें? अब क्या 8x बाहर अपन स्पष्ट तौर पर लिख दें, काय का गुणा कर रहे हैं, क्लियर लिखें। यहां तो समझाने के हिसाब से लिखा, वहां पर आपको समीकरण के सामने लिखना है कि किस अंक का आप गुणा कर रहे हैं। 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 लिखिए, 6 का गुणा कर रहे हैं 6 लिखिए, जो जरूरत, जैसी जरूरत है वैसा आप गुणा कर रहे हैं। यदि दोनों समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो उसको अलग से दिखाइए कि किस अंक का पहले समीकरण में गुणा कर रहे हैं, किस अंक का दूसरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो अपन पहले समीकरण में काय का गुणा किया? अपन 3 का। क्यों? क्योंकि 3 की जरूरत है अपने नीचे वाले समीकरण 3y है, तो अपन ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा किया। क्या हुआ? 8x मल्टीप्लाई बाय 3। 3 का अपन पूरे समीकरण को ध्यान रखिए कि होता क्या, गलती कहां होती है कि जरूरत है उस अंक में तो गुणा कर देते, बाकी को छोड़ देते। नहीं, पूरे समीकरण के संगत सदस्यों में 3 का गुणा होगा। ठीक है, 3 का गुणा अपन ने पहली समीकरण 8x गुणित 3 क्या हुआ? 24x माइनस y में गुणा किया 3 का, क्या हुआ? 3y। गुणा करने से चिन्ह चेंज नहीं होते, ध्यान रखिए, क्योंकि अपन 3 का गुणा नहीं कर रहे। तो माइनस y गुणित 3 बराबरी पर 22 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ? 66। समीकरण कौन सा ज्ञात हुआ? 24x माइनस 3y बराबरी पर 60 समीकरण ज्ञात हुआ। कब? जब 3 का गुणा करें। ये क्यों किया? क्योंकि अपन दूसरे समीकरण का 3y के बराबर अपन पहले समीकरण के y को करना चाहते थे। तो उसका समझिए अपनी इच्छा क्या है, अपन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, समान। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया? समान गुणांक वाले में। लेकिन इसमें अब देखिए क्या लिखा है? माइनस 3y और माइनस 3y, दोनों समीकरण में माइनस 3y है। यदि नीचे प्लस 3y होता तो अपन आपस में क्रॉस कर देते, चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहां पर अपन चिन्ह चेंज करेंगे। क्या हुआ? 5x प्लस में था, उसको अपन किया माइनस में। 3y माइनस में था, उसको किया प्लस में कन्वर्ट किया। 9 प्लस में है, उसको अपन किया माइनस। तीनों संगत सदस्यों के चिन्ह चेंज हुए। तो क्या 5x माइनस में हुआ, तो 24x माइनस 5x बराबरी पर कितना बचा अपने पास? 19x बचा, 19x बचा बराबरी पर। अब 3y से प्लस 3y आपस में क्रॉस हो गए, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों आपस में कट गए, अब विलोपित हो गए। ठीक है, और आपका बराबरी क्या है? 66 कन्वर्ट कर दिया अपन चिन्ह में -9, तो 66 में से गए 9, बचे आपके पास 57। तो अपने पास इक्वेशन एक रेखी इक्वेशन बची है 19x बराबरी पर 57। तो इसको अपन ने हल किया विशेषताओं के आधार पर, समीकरण विशेषताओं के आधार पर। जो एक पक्ष में गुणा होता है और दूसरी तरफ भाग होता है। क्या है? 19 का गुणा किससे? x से। x बराबरी पर 57, तो क्या हो जाएगा? x 19x लिखा, x आप x को वही रहने देंगे, अज्ञात पद है उसको वही रहने दें। 19 को इधर लिया है, उधर क्या था? मल्टीप्लाई डिवाइड, उसे डिवाइड कर देंगे, क्रॉस डिवाइड। तो 57 भागित 19 बराबरी पर आंसर आया x बराबरी पर 3। अपनी वैल्यू ज्ञात होगी x बराबरी पर 3।
अब x बराबर 3 आपको वैल्यू ज्ञात होगी। अब ये अपने पास जो ऊपर दो उदाहरण में जो प्रश्न में दोनों समीकरण दिए उनमें किसी में पर भी अपन किसी में भी इसको लागू कर दें, कोई जरूरी नहीं कि पहले समीकरण में लागू करें, जो आपको सरल लगे उस समीकरण में अपन लागू करें। देखिए अपन किस प्रकार से अपन कर रहे हैं उसको। देखिए x का मान कितना था 3, ठीक है, अपन पहला समीकरण सरल है उसमें अपन लागू कर दें। लिखा 8x, x की जगह अपन x की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू आई थी 3, क्या हुआ 8 या 24, ठीक है, माइनस y बराबरी पर 22, ठीक है। कभी कभी सोचते क्या जो मल्टीप्लाई किया था अपन ने वो वाला यूज करें क्या, स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते कि साहब 24x माइनस 3y बराबर पर 66 का यूज करें। इसमें भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने 3 का गुणा किया था उसमें भी यूज करेंगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन सामान्य तौर पे जो सवाल में दिया था उसमें आप लेके प्रूफ कीजिए। क्या लिखा 8 गुणी 3 क्या है 24 माइनस y बराबर पर 22। अब अपने देखिए अंक एक रेखी समीकरण में कन्वर्ट हो गया। 24 माइनस y बराबरी पर 22, अज्ञात पद को वही रहने देंगे, माइनस y बराबरी पर 22 माइनस 24 का उधर प्लस में था, पक्षांतर किया तो आपने क्या माइनस 24 आया, ठीक है। आपने माइनस y बराबरी पर -2, दोनों का चिन्ह, दोनों पक्ष में क्या चिन्ह है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में माइनस माइनस, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है। यदि प्लस हो तो प्लस के हिसाब से प्लस में क्रॉस करने की आवश्यकता है, माइनस दोनों तब लिखा हो तो अपन इधर का माइनस उधर के माइनस से क्रॉस कर देंगे। अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी y बराबरी पर 2, x बराबरी पर 3 और y बराबरी पर 2, ये अपने आंसर आ गया। लेकिन आंसर को अपन राउंड अप करके परीक्षा में लिखिए हमेशा, वो आपने चौकोर करके अलग से हाईलाइट कीजिए उसको। इसको अपने प्रूफ भी कर लीजिए, क्या है अपन ने आंसर निकाला सही है। मैं बार बार ये चीज को पे जोर दे रहा हूं कि प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का या 15 नंबर का प्रश्न है, उसमें केवल कंफ्यूजन में अपन सवाल हल करके ना है, आप प्रूफ कर लीजिए। आप x की वैल्यू ऊपर जो समीकरण उसमें रख दीजिए। क्या लिखा 8 गुणे 3 24 माइनस y की वैल्यू अपन रखे 2, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 2 बराबर पर 22, आंसर सही आया। आप दूसरे समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन एक ही समीकरण में रखकर अपन वैल्यू देख लें कि अपना आंसर सही है या गलत है। जब भी अपन परीक्षा में करें तो अभी मेरे अपन ने 3 उदाहरण विलोपन विधि के देखे, इनको विशेष रूप से ध्यान रखिए कि विलोपन विधि सबसे ज्यादा उपयोग आती है, तो उसकी विधि में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अभी तक विलोपन विधि के अपन देखे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है परीक्षा में यूज करते विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, और अपेक्षाकृत जो बाकी 4 विधियां हैं उनके अपेक्षाकृत विलोपन विधि सबसे सरल पड़ती है। तो लेकिन चूंकि अपने बाकी विधियां भी, यदि हो सकता है किसी स्टूडेंट को बाकी विधियां अच्छी लगे सरल लगे तो उनका भी अपन यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी विधि की बात करें अपन, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट आपने सब्स्टिट्यूट ढूंढ, उसका प्रतिस्थापन ढूंढना, क्या इसकी जगह क्या इसको दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्या। इस विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए किसी भी एक समीकरण से अज्ञात का मान ज्ञात करेंगे, परंतु यह मान अज्ञात पद में ही ज्ञात होगा। इसके पश्चात इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। 2 समीकरण इसलिए दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। इसे समीकरण पद का मान x या y में निकल जाएगा। इस मान को किसी भी समीकरण रखने पर दूसरा अज्ञात पद का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, इस विधि में क्या बताया, क्या कहना चाहते हैं इस विधि में देखिए ध्यान से। इस विधि में समीकरण को हल करने किसी भी एक समीकरण से अज्ञात पद का मान ज्ञात, 2 समीकरण होते हैं, ठीक है। 2 समीकरण में किसी भी एक समीकरण में अपन या तो x की वैल्यू ज्ञात की और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे अपन नीचे उदाहरण में देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस y पर 10, ठीक है, 2x बराबरी पर 2x प्लस y बराबर 10। अब इसको अपन ने इस समीकरण, इससे y की वैल्यू ज्ञात कर लें। y की वैल्यू ज्ञात करना कैसे करें, x को अपन अपोजिट साइड ले जाएं। क्या लिखा, y बराबरी पर 10 माइनस 2x, ये अपने
ज्ञात क्या, देखिए इस समीकरण में भी दोनों पद अज्ञात हैं, y भी अज्ञात है और x भी अज्ञात है। ये अपन ने सबसे पहले इस स्टेप को किया। फिर दूसरे समीकरण में अपन उसकी y की जगह इस वैल्यू को अपन पुटअप कर दें, ये प्रतिस्थापन होता है। क्या लिखा दूसरे समीकरण में, क्या 2x माइनस 5y, y की जगह क्या रख दे, पहले समीकरण से जो y की वैल्यू आई उसको रख दे। y की वैल्यू क्या आई थी 10 माइनस 2x, अपन उसको वहां पर रखा। देखिए आप नीचे लिखा सेकंड स्टेप में 2x माइनस 5y बराबरी पर माइनस 2, y की जगह अपन ने वैल्यू रख दी 10 माइनस 2x। ठीक है, y में 5 का गुणा दोनों में करना, एक अंक में गुणा नहीं होगा। सामान्य तौर पर गलती क्या होती है कि एक में गुणा करते दूसरे में नहीं। तो क्या समीकरण है 2x माइनस 5 कोष्टक, कोष्टक में रखिए, हमेशा गलती कभी नहीं होगी, कोष्टक। ठीक है, 10 माइनस 2x बराबरी पर माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर अपन 5 का गुणा दोनों में करेंगे, 10 में भी करेंगे और 2x में भी करेंगे। कभी भी केवल एक में गुणा मत कीजिए कि सब 10 में गुणा किया 5 का और 2x ऐसे किसे रहने दिया, क्योंकि x की वैल्यू तक ज्ञात नहीं, दोनों में गुणा करना है। तो अपने पास क्या समीकरण आया 2x माइनस 50, 5 का गुणा करने पर 10 में 5 का गुणा किया 50 और 2x में, अब देखिए 2x का में अब चिन्हों का भी ध्यान रखना, विशेष रूप से गुणा करते समय चिन्ह का ध्यान रखिए। माइनस 5 का 5 में माइनस में और 2x का में माइनस में, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हुआ प्लस। यहां कभी गलती होती है अपन गुणा करते समय चिन्ह भूल गए, नहीं चिन्हों का भी गुणा करना है। माइनस गुणित माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस क्या हो गया 5 में 2x का गुणा किया 10x। अपने पास समीकरण क्या आ गया 2x माइनस 50 प्लस 10x बराबरी पर माइनस 2। अब ये एक रेखीय समीकरण हो गया, एक ही अज्ञात पद है इसमें केवल x। इसको अपन हल कर लेंगे, x की संख्या को एक तरफ और अंक की संख्या को एक तरफ। x की संख्या को एक तरफ ले गए तो क्या हुआ 2x और 10 काय में था प्लस में था, 2x भी प्लस में है 10x भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 12x। इधर माइनस 50 था उसको अपन पक्षांतर किया, ट्रांसपोजिशन किया, उसकी साइड चेंज की, तो उधर माइनस में था हो गया प्लस में। अपने पास समीकरण क्या ज्ञात हुआ 12x माइनस 12x बराबरी पर माइनस 2 प्लस 50। ठीक है, 2 माइनस का है और 50 प्लस का है। 50 प्लस के में से छोटी संख्या माइनस की उसको घटा दें अपन, 50 में से 2 घटाए क्या ज्ञात हुआ 48। तो 12x बराबरी पर 48 ही एक रेखीय समीकरण है। अपन इसको x को अज्ञात पद को एक पक्ष में रहने दिया, अंक को दूसरी तरफ ले गए। इधर क्या 12x से 12 का x से गुणा है, जब अपन पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, भाग देंगे अपन। तो 48 भागित 12 बराबरी पर x बराबरी पर आया 4, x की वैल्यू कितनी आई 4। तो ये प्रतिस्थापन विधि है कि अपन पहले समीकरण से अपन y की वैल्यू ज्ञात करें, उसको दूसरे समीकरण में अपन रखें। दूसरे समीकरण में चूंकि अपन ज्ञात पद को ही रख रहे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें, उसको सब्स्टिट्यूट करें, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे और उसको अपन पुटअप कर रहे वहां पर, इसलिए और उस विधि को अपन लागू करें x बराबरी पर 4। अब x बराबरी 4 आया, आप उसको दोनों में से किसी भी समीकरण में आप रख दें, दोनों में जो चाहे आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे आप देखिए और सरल तरीके से क्या बताया गया y बराबरी में 10 माइनस 2x, ये अपन ने क्या करा था एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा था समीकरण y का मान लेने पर, क्या था y बराबरी पर 10 माइनस 2x। अपन समीकरण की जगह उसको ले ले क्योंकि सरल है, तो क्या y बराबरी पर 10 माइनस 2x, x की जगह x की वैल्यू रख दे अपन, x बराबर कितना है 4। ठीक है, तो 10 माइनस 2 गुणित 4 कितने हुए 8, 10 में से 8 घटा है, y की वैल्यू कितनी आई 2। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। ये ध्यान रखिए कि अपन इसको जो x मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं कि जो भी आपकी वैल्यू ज्ञात हुई x बराबरी पे 4, y बराबरी पर 2, इनको हम हमेशा परीक्षा में या जब भी अपन घर पे सवाल करें, क्लास में सवाल करें, प्रूव अवश्य कर लीजिए क्या ये सही है। ये तो अपन कर तो है और बता हाँ साहब समीकरण बहुत अच्छा हो गया, सबका हो गया, पता चला वो उसकी वैल्यू कुछ अलग थी,
इसलिए समीकरण में अपन 4 और 2 को अपन उस समीकरण में किसी में भी रख दें, 2x प्लस वाई बराबरी पर 10, इसमें अपन रख देंगे अपने क्या 2x गुणित 4 क्या हो गया 8 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 2, तो 8x प्लस 2 बराबरी पर 10, ये आ गया आंसर। मतलब 100% सही है, आराम से अपन उसको संतुष्ट हो सकते हैं, जो भी आपने किया वो बिल्कुल सही किया। एक बात है नहीं, कभी कभी समीकरण के उसमें पढ़ाते समय देखते हैं कि आंसर हमने तो पहले पढ़ा है कि सब 9th में पढ़ा हुआ है, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी मैथ्स में और कॉन्फिडेंस में ना रहे, जो आपको प्राध्यापक गण सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखिए। गणित में अधिकांश गलतियां इसी कारण से होती है कि हमको तो गणित याद है, हमने पहले गणित पढ़ा नहीं, आपको उसको और अपग्रेड कीजिए और अच्छे तरीके से अपने प्राध्यापक साथियों से आप सीखिए, क्योंकि ये नहीं तो कहीं भी आप ये सीखे सब हमको याद है तो वहीं आप गलती करना शुरू कर देंगे। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि, किस प्रकार से अपन प्रतिस्थापन विधि में अपन यूज करते हैं। तो अभी तक अपन ने 2 विधियां सीखी, कौन कौन सी विधियों के, विधियां 5 है, उसमें से 2 विधियां अपन ने सीखी है। कौन सी 2 विधि, एक थी आपकी विलोपन विधि और दूसरी थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि आपके सामने है तुलनात्मक विधि। ठीक है, समय की कमी है इसलिए अपन इस विधि को केवल एक छोटा सा बिंदु के रूप में अपन ले रहे हैं। इस विधि में समीकरण को हल करने के लिए दोनों समीकरण में x या y दोनों के अज्ञात पदों का मान निकालेंगे, या तो x का निकाल लो या y का मान निकाल, और दोनों पहले वाले से x का मान निकालिया x समीकरण का, और दूसरे वाले से भी x का समीकरण का मान निकालिया, तो पहले वाले से x का मान निकाला और दूसरे वाले से x का मान निकाला। देखिए आप, ये लिखा हुआ है, देखिए आप क्या लिखा, पहले वाले से x का मान निकालेंगे, क्या लिखा है x प्लस वाई बराबरी पर 12। बहुत सिंपल समीकरण दिया है आपके सामने, क्या हो जाएगा x बराबरी पर 12 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरे समीकरण में x माइनस वाई बराबरी पर 4, दूसरे से भी अपन x की वैल्यू निकालें, x बराबरी पर 4 प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को आमने सामने रख दें। ठीक है, अब आमने सामने तुलनात्मक स्टडी का मतलब क्या, तुलनात्मक विधि का मतलब क्या, कंपैरिजन मेथड, दोनों का अपन जो आपका सामने वैल्यू आई क्या 12 माइनस वाई और 4 प्लस वाई, इन दोनों को अपन आमने सामने रखा, ये आमने सामने रखा। इस तुलना करने पर क्या लिखा, तुलना करने पर y की वैल्यू पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से जो आई उसको अपन बराबर आमने सामने रखें, ये काय में कन्वर्ट हो गया। देखिए आप, केवल क्या पद अज्ञात है y, ये एक रेखीय समीकरण में आपका कन्वर्ट हो गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा माइनस वाई, पहले वाले इधर एक पक्ष से, दूसरे वाला प्लस तो भाई था उसको कन्वर्ट किया तो माइनस वाई में कन्वर्ट, माइनस वाई काय में कन्वर्ट हो गया 2 माइनस वाई बराबरी पर -8, माइनस से माइनस कट गया, बचा अपने पास y बराबरी पर 8/2 y बराबरी पर 4। इस वैल्यू को जैसे पहले मैंने सिखाया उसी प्रकार से y की वैल्यू अपन किसी भी एक समीकरण में पुटअप कर दें तो x की वैल्यू भी आपको ज्ञात हो जाएगी, और उस प्रकार से। तो जो मैंने आपको 2 व्याख्यान में आज मैंने आपको सिखाया, प्रमुख रूप से ध्यान रखिए कि समीकरण क्या है, समीकरण युगपत समीकरण क्या है, इस पे प्रश्न पूछा जाए, इसकी विशेषताएं क्या है, युगपत समीकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, और युगपत समीकरण की, समीकरण से थोड़ा हट के युगपत समीकरण की क्या विशेषताएं, युगपत समीकरण किसे कहते हैं, जब 2 अज्ञात पदों 2 समीकरण दिए हों और उनकी वैल्यू अपन निकालें, एक ही मान से सिद्ध हो तो उसे अपन बोलते हैं युगपत समीकरण। तो आपको परीक्षा के हिसाब से बहुत उपयोगी बातें अभी तक सिखाई गई। आपके जो प्रश्न हो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो भी सीखा केवल इतना सा अपन अभी तक जो सीखा उसमें से अपन ये देख लें कि विधियां कितनी है, तो विधियां कितनी है 5 विधियां हैं, 5 विधियों को अपन ध्यान रखें। तो अति लघुत्तरी या ऑब्जेक्टिव बहुत प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आप कोई प्रश्न हो तो आपके सादर आमंत्रित है। ठीक है, कोई नहीं पूछे। देखिए
यदि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो आपने जो समझा उसी को ध्यानपूर्वक नोटिंग करें। ध्यान रखिए कि युगपत समीकरण को सीखे बिना अपन व्यवसायिक गणित की इस यूनिट को कवर नहीं कर सकते। आप सीखिए, बराबर मैंने प्रयास किया है, आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना, तो आप जितने भी यहाँ पर प्राध्यापक साथी बैठे हैं, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी छात्र छात्राएं वर्चुअल विभिन्न कॉलेज के वर्चुअल क्लास में बैठे हैं, उन सबके प्रति भी आभार कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुना। इस केवल सुनना नहीं है, आपको उसको ध्यान भी रखना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठ के सुना और दूसरे कान से अपन निकाल दें। नहीं, इसी व्यवसाय गणित के पेपर में आपको अच्छे तरीके नंबर, क्योंकि सबसे अच्छा पेपर है, सबसे अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि थोड़ी सी अपन मेहनत करें, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसमें पढ़ाई करें। तो आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो।